जस्ट ए मिनट, ये नहीं है, ये तो हमारा आज का जो करना है वही काम है. यस, अदरवाइज तो हमने ये काम करना है. बट लेट मी टेल यू दैट सिलेबस इज इन द phone itself. Let me take out that. Yes, Vijay. It is starting from, I am starting from introductory microeconomics, sorry, macroeconomics, ठीक है. First है इसमें national income, first unit, national income and related aggregates. And the topics in this unit, they are, what is macroeconomics, means definition of macroeconomics, ये वाला part, ठीक है. First lesson, इसमें से nothing has been deleted. Almost all the things are to be done. Then basic concepts in macroeconomics: consumption goods, capital goods, final goods, intermediate goods, stocks and flows, gross investment, depreciation. Then circular flow of income, two-sector model. Then methods of calculating national income with all three methods: income, product and expenditure. Then aggregates related to national income, all the 8 aggregates: GNP, NNP, GDP, NDP at market price, at factor cost, and then real and nominal GDP, and then GDP and welfare. ठीक है, ये सारा पार्ट हम लोग, ये सारा ही है इसमें से, इस यूनिट में से मैक्रो इकोनॉमिक्स के. आपकी बुक में ये पहले 3-4 लेसन्स होंगे, इसमें से नथिंग हैज बीन डिलीटेड, ऑल द थिंग्स आर देयर. तो इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, जो सारा कुछ एज इट इज हमने पहले किया है वो सारे का सारा दैट इज देयर इन द सिलेबस. ठीक है. उसके बाद है यूनिट जो दिया हुआ है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग. इसमें है मनी, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक, then money creation by commercial banking system, then this central bank and its functions, example of the Reserve Bank of India, bank of issue, government bank, bankers bank and control of credit. अब इसमें से देख लेते हैं, हम कुछ रह तो नहीं गया है, अगर रह गया होगा तो वी विल डू, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट है मनी, मीनिंग एंड सप्लाई. मनी वाला चैप्टर, उसमें मनी की डेफिनेशंस 3-4 definitions की थी ना, legal definition, another was this, I don't remember exactly right now. 4 types of definitions were there. वो सारी all types of definitions are to be done money की. उसके बाद supply of money, मतलब money supply, उसका भी सारा डिटेल में करना है, उसका मीनिंग, उसके 2 components and then उसके measures. ये सारा ही है. जब ये सिलेबस में बोर्ड की ओर से ऐसे आता है ना, उसका मतलब ये नहीं कि एक बुक के अकॉर्डिंग एक एक वर्ड दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं, एज ए होल टॉपिक होता है. तो मनी सप्लाई का मीनिंग, इट्स कंपोनेंट्स, इट्स मेजर्स, ऑल आर टू बी डन. उसके बाद है डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, नेट डिमांड डिपॉजिट, ये सारा बीच में, उसी के बीच में जब एक्सप्लेन कर रहे थे, जो भी बैंकों के पास अपनी मनी होता है, ये सारा ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द क्लास. ये सारा कुछ ही है उस चैप्टर का. ठीक है. सिर्फ इसमें क्या डिलीटेड है, फंक्शंस ऑफ मनी. तो दैट इज नॉट डिलीटेड दिस ईयर, वो तो पिछले 2 सालों से ही डिलीटेड है, फंक्शंस ऑफ मनी. ठीक है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंसी फंक्शन वो नहीं करने हैं, वो आपको पहले भी बताया हुआ है बिफोर स्टार्टिंग द लेसन. देन उसके बाद एक है हमारा सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, ये भी हमने कर लिया. सेंट्रल बैंक का मीनिंग और उसके 4 फंक्शन, दीज ऑल हैव बीन डन. एक पॉइंट रह गया इसमें से हमारा, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम. I think we left this part, money creation by commercial banking system. ये पार्ट हमारा मेरे अंदाजे से छूट गया है. इसमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से करना है, आप कहीं नोट कर लो. ये पेपर में नहीं आएगा, अगर नहीं करवाया तो इट विल नॉट बी देयर इन पेपर, बट पेपर के बाद हम लोग कर लेंगे, या अभी 2 दिन है, ऐसा लगेगा हम लोग कर लेंगे. ठीक है. मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम. दिस इज बेटे प्लीज म्यूट योर सेल्फ. देन नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये ऑलमोस्ट फुल यूनिट है. इसके कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड, जस्ट ए मिनट, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, दैट मींस एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन और उसके 4 कंपोनेंट्स.
जब भी कंपोनेंट आएगा तो 4 कंपोनेंट्स देने हैं, ठीक है। देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज, मार्जिनल, शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर, मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, ये सारा पहले जो 2 चैप्टर्स हैं एडी एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है कंप्लीट है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। एंड देन उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ये अभी हमने किया पीछे लेसन और अभी चल रहा है। उसके बाद है मेजर्स टू करेक्ट देम, दैट इज चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट, आगे सारे ये जो भी हम ये वाले पार्ट कर रहे हैं इन सब के नाम है। मतलब ये सारा कुछ हमने करना है, इसमें से इस पूरे यूनिट में से कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है, सब कुछ ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट, देन लास्ट नहीं यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसमें है गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, कंप्लीट है। मीनिंग भी करिए, ऑब्जेक्टिव भी किए हैं। कंपोनेंट्स में आ जाता है रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, फिर उसकी आगे डिटेल उनकी आगे रिसीट्स, एक्सपेंडिचर्स, पूरा है ये सारा, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, चलो आगे भी दे दिया इन्होंने, रेवेन्यू सीट, कैपिटल सीट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूरा यूनिट है। देन उसके बाद है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, देयर मीनिंग्स, तीनों टाइप के डिफिसिट ये भी कर चुके हैं हम लोग, और उनके मीनिंग भी कर चुके हैं, उनके कंसिक्वेंसेस, उनकी जो इम्प्लीकेशंस है वो भी करनी है, ठीक है। मतलब हमने सारा किया हुआ है, इम्प्लीकेशंस भी, और उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन एंड दे आर देयर इन द सिलेबस, कुछ भी नहीं छोड़ना है। देन उसके बाद एक यूनिट रह गया हमारा जो आफ्टर एग्जाम करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें आ जाएगा बीओपी अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये बड़े वेरी ब्रीफ चैप्टर्स हैं, वेरी स्मॉल चैप्टर्स, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है आपके सिलेबस में, अदरवाइज दीज थिंग्स आर क्वाइट डिटेल्ड, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा हमारा पूरा हार्डली 3-4 मार्क्स का पेपर में आना है। तो ब्रीफ देयर मीनिंग्स आर गिवन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, वो हम लोग कर लेंगे, बड़े छोटे छोटे लेसन हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन नटशेल कुछ ज़्यादा डिलीट हुआ ही नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन। अभी हमारा जो रह गया है अभी तक के लिए, एक रह गया मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, एक ये टॉपिक इज लेफ्ट, एंड एक प्रोडक्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स, ये 2 टॉपिक्स रहते हैं, अदरवाइज हमारा कंप्लीट है। उसके बाद है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ इसमें फर्स्ट जो यूनिट दिया हुआ है दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 91। अब इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसका मतलब ये नहीं उन्होंने, दे हैव नॉट सेड कि कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स जो फर्स्ट लेसन है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा ही, क्योंकि हमें नहीं ना पता हम कोई छोड़ दें बीच में, उसी में से क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन का हम लोग ये सेंस ले सकते हैं कि डिटेल्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, उसी टाइप का आएगा, ठीक है। बट वी कैन नॉट स्किप एनीथिंग, बिकॉज ब्रीफ का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ छोड़नी है, ब्रीफ का मतलब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मतलब पढ़ना सारा ही पड़ेगा, ठीक। तो एज इट इज़ ये लेसन हमारा हो चुका है कंप्लीट। देन उसके बाद है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये भी पहले वाला ही है, इकोनॉमिक प्लानिंग वाला चैप्टर, उसका मीनिंग, उसके प्लानिंग पीरियड की ड्यूरेशन, ये सारा कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, उनका मीनिंग, उनका डिफरेंस, देन ये सारे कुछ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। कॉमन 5 ईयर प्लान्स वाला कंप्लीट किया हुआ है, ये है। उसके बाद है मेन फीचर्स, पॉलिसीज, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर में दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। मतलब 3 चैप्टर्स, अगले 3 चैप्टर नहीं, उसी के अंदर 3 पार्ट्स हैं। एक एग्रीकल्चर है, उसमें आ जाएगा लैंड रिफॉर्म्स वाला पार्ट, ऑलरेडी डन, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके फीचर्स, ये सारा है कंप्लीट। उसके बाद है हमारा दिस ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पार्ट, वो पूरा है, जो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी है वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। उसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर दिया हुआ है IPR 1956, देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रोल एंड इम्पोर्टेंस, तो ये लेसन भी हम लोग कर चुके हैं, IPR वाला भी कर लिया हुआ है, और इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये भी कर चुके हैं, ठीक। अगर वैसे ही आ जाए आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, तो भी वही पॉइंट, सेम पॉइंट्स कैन बी यूज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन फॉरेन ट्रेड,
ये भी जो कि फॉरेन ट्रेड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंग्लैंड थी, ये वाला सारा पार्ट हम लोग कर चुके हैं। सो उसके बाद ये मतलब कंप्लीट है, एवरीथिंग इज डन। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसी को एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल देते हैं। फीचर्स अप्रेजल्स ऑफ एलपीजी तीनों का, एंड देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। अब इसमें से हमारा सेकेंड पार्ट रहता है। ऊपर वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, तीनों एलपीजी, तीनों के मीनिंग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीड, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके रीजंस क्या थे, ये सारा डिटेल में हो चुका है हमारा। ठीक है, सिर्फ एक पार्ट रहता है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, इस यूनिट में से, वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें है पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मतलब डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी करना है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी, उनका मीनिंग, उनकी डेफिनेशन, ये सारी करनी है। देन मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, ए क्रिटिकल असेसमेंट। अब इसके बाद वो सीधा ही आ गए मेन प्रोग्राम। अब इसका मतलब हो गया कि बीच में जो ये सारा पार्ट है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, रीजंस ऑफ पॉवर्टी, जी हाई पॉपुलेशन है, लेस इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये वाला स्किप करना है। ठीक, आपने पढ़ा हुआ है। मैं अब बेटे फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि मान लो अगर आपको 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी जाए कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो इतनी तो नाउ यू हैव स्टडीड कि आप 2 पॉइंट खुद से भी बना सकते हैं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट एज पर द सिलेबस दे हैव गिवन, उसमें सिर्फ एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी के मीनिंग, उसके बाद सीधा ही प्रोग्राम्स के ऊपर आ जाना है, जो PAPs हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। बीच वाला सारा हिस्सा छोड़ देना है। ठीक, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आंखें बंद कर लो। थोड़ा बहुत अगर पढ़ा भी जाता है तो कोई उसमें पढ़ने में कोई नुकसान नहीं होता है, हमेशा बेनिफिट ही करती है कोई चीज़। तो सीधा गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स पे आ जाना है, उसका क्रिटिकल असेसमेंट है। तो ये सारा हम लोग कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाला। एम्प्लॉयमेंट में है ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन रेट, इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। अब ये भी हम लोग कर चुके हैं। इसमें ये है कि आप जो बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है ना, रूरल अर्बन का, मेन वीमेन का, तीनों सेक्टर्स का, बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं। इतने टेबल पॉसिबल नहीं है याद करने, मतलब फॉर एनी पर्सन इट्स वेरी हार्ड टू लर्न ऑल दीज वैल्यूज़। उसको आप सिर्फ एक रीडिंग ले लेनी है ताकि आपके दिमाग में एक ब्रॉड आइडिया हो जाए। अदरवाइज नो नीड टू लर्न ऑल द थिंग्स इन डिटेल। इसमें से सिर्फ आपने करना है ग्रोथ। एक टेबल दिया होगा उस चैप्टर में, ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। प्लान्स के दिया हुआ है, ये प्लान्स का नाम दिया हुआ है, उसके आगे परसेंटेज दिया हुआ है, बस वो टेबल कर लेना है। सारा नहीं होता है तो पहले ही 3-4 वैल्यूज़ कर लो, लास्ट वाली 2-3 वैल्यूज़ कर लो अपने अंदाजे से, अपने हिसाब से। अदरवाइज टिक भी लगवाए हुए हैं आपको। उसके बाद है चेंजेस इन वर्कफोर्स, ये वर्कफोर्स वाली डेफिनेशन, वर्कफोर्स की डेफिनेशन, लेबर फोर्स की, लेबर सप्लाई की, ये डेफिनेशंस भी हम लोग कर चुके हैं, ये वाला पार्ट करना है। देन पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल इनफॉर्मल। अब ये लेसन के एंड में जाके एक फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, वो वाला यूनिट कंप्लीट है। मतलब वो वाला पार्ट कंप्लीट है कि दोनों का डिफरेंस क्या है और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, पीपल वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर। आपको अगर याद हो तो 93% के अराउंड पीपल दे आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, अराउंड 7 to 8% दे आर इन फॉर्मल सेक्टर। वो वाला हिस्सा पूरा करना है। देन पॉलिसीज, पॉलिसीज का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगेन ये सेम ही प्रोग्राम्स हैं जो पॉवर्टी वाले प्रोग्राम्स हैं, सेम ही प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, बस इसमें फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि छूटा क्या है। छूटा ये है कि वो सारे जो टेबल वगैरह हैं इतने डिटेल्ड वो नहीं करने हैं, वो कैजुअलाइजेशन, जॉबलेस ग्रोथ और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये नहीं करनी है। ठीक है, पर हमने अगर कर भी चुके हैं पहले, क्योंकि सिलेबस चेंज होने से पहले हम लोग कर चुके थे, कोई बात नहीं, नॉलेज बढ़ती है तो अच्छी बात है, किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद जो है हमारा लेसन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये अभी, ये तो सिलेबस के बाद ही, चेंज के बाद ही किया था, करवाया ही उतने आपको। हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, इसमें वो जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये वाले पॉइंट्स ये कर चुके हैं हम लोग। देन दिस रेट ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सीधा ये इम्पॉर्टेंस, रोल मीन्स इम्पॉर्टेंस। तो ये तो जब ये लेसन किया है, करवाया ही उतना है आपको जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मीनिंग, उसके बाद फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस ये पढ़ना है, उसके बाद इम्पॉर्टेंस, उसके बाद उसका सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, उसके बाद है हमारा रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स,
एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब ये कंप्लीट है। रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग, की इश्यूज जो फर्स्ट पेज पे ही दिए हुए हैं, की इश्यूज मतलब क्या प्रॉब्लम्स है रूरल फील्ड्स में। उसके बाद क्रेडिट एंड मार्केटिंग, क्रेडिट का मतलब रूरल क्रेडिट, रूरल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस। अब एक यहाँ पर यही वर्ड दिया है तो इसका मतलब उससे रिलेटेड हमें सारा ही करना पड़ेगा। रूरल क्रेडिट के फिर आपको याद है 3 टाइप की उसकी नीड्स होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए। फिर उसके 2 सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये सारा ही आएगा। ठीक है ना, हमें सिर्फ एक वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि उसका मीनिंग करना है, वो पूरा ही करना पड़ेगा हमें। देन मार्केटिंग, इसका मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, उसका मीनिंग, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स अडॉप्ट किए हैं उसको ठीक करने के लिए, ये सारा कंप्लीट। देन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ये भी सारा आ जाएगा जिसमें वो हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वो सारा पार्ट, और तकरीबन सारा ही है ये चैप्टर, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप्स और केस स्टडी रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, क्रिटिकल असेसमेंट, ये अभी जो थोड़े दिन पहले किया था। मीनिंग, 2 टाइप्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका मीनिंग। उसके बाद हेल्थ वाला कंप्लीट डिटेल में किया था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये है। अब आपकी बुक में एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो नहीं करना है, दैट हैज़ बीन डिलीटेड। चैप्टर में से सिर्फ हेल्थ वाले पार्ट को लेना है, प्लस उसके पहले जो अभी मैंने बोला है मीनिंग एंड टाइप्स। ठीक है। उसके बाद है, बस उसके बाद नहीं है, उसके बाद वैसे इस यूनिट में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमने एग्जाम्स के बाद करनी है। तो अभी तक हम लोग इस पूरे में कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, प्लान्स वाला चैप्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड फ्रॉम 1947 टू 1990। उसके बाद किया है हमने रिफॉर्म्स वाला चैप्टर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसके बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। अब आपने यहाँ तक जो जैसे मैंने बताया ये सारा ही करना है। इसमें से बहुत ही आपकी क्लास में बहुत ही कम सिलेबस डिलीट हुआ है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो पूरा थॉरोली पढ़ना चाहिए। जो डिलीट भी हुआ है, अदरवाइज दिस इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बोर्ड साइड ऑल्सो कि दोज थिंग्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ है डिलीट की भी पेपर में नहीं आएगा, बट स्टूडेंट शुड हैव अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग। तो while explaining, almost all the teachers have tried their best to tell you all the things. ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा पेपर में है। I hope now these things will be clear not only to Tavleen but to others also. ठीक है जी। तो मैंने इस क्लास में भेज दिया, उसमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाला लेसन कहीं मेंशन नहीं हुआ था, रूरल डेवलपमेंट वाला वो मैंने फिर नीचे लिख के भेज दिया था। तो सिंपल इन शॉर्ट, अप्रैल से लेके अब तक 30 सितंबर तक हम लोग जो कुछ भी करेंगे या कर चुके हैं, ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन PT2 पेपर। ठीक, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत रह गया, वेरी लेस पार्ट इज लेफ्ट, बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सिंपल से, वो हमने नवंबर के मंथ में फिर पूरा कर लेने हैं। उसके बाद जो आपका पेपर होना है इन दिसंबर, वो आपका होगा प्री बोर्ड फर्स्ट एग्जाम। ठीक है, पूरा सिलेबस A to Z एवरीथिंग। तो अभी तक हमारा काफ़ी ज़्यादा 95% सिलेबस हमारा हो गया है, हार्डली 5% लेफ्ट है, और बड़े सिंपल से चैप्टर हैं, इतने लंबे लंबे लेसन्स नहीं हैं। ठीक, आई होप नाउ ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन रिटन। लिखने में तो फिर पूरा ग्रंथ ही बन जाएगा, इतना लंबा चौड़ा लिखना, तो दैट इज़ वाई आई थॉट कि मैं बोल के ही बता देती हूँ। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू अवर टॉपिक ऑफ द डे। हम लोग कर रहे थे एक्सेस डिमांड एंड मेजर्स which can be taken to control this problem, and in those measures almost other points we have done। फिर भी मैं एक बार quickly एक बार बोल देती हूँ। excess demand means that situation in which aggregate demand is exceeding aggregate supply corresponding to full employment level of equilibrium. During this situation of excess demand, there is inflation in the economy. Inflation means people have more demand, they have more money to spend, but there is less availability of goods and services in the market. So due to more purchasing power, due to more income in their hands or in their pockets, people want to spend. Now in this situation, this purchasing power is to be curtailed, that is to be controlled or squeezed. जैसे लेमन को स्क्वीज करते हैं ना, तो ऐसे ही लोगों की परचेजिंग पावर को रिड्यूस करना है, उसको रोकना है, स्क्वीज करना है। तो अब हाउ कैन दिस बी डन? तो गवर्नमेंट इसको कर सकती है और हमारा मॉनिटरी सिस्टम RBI कर सकते हैं। What is done by government? Government can take help of 2 ways.
one is government spending. तो during this inflation time या excess demand, government spending is to be reduced, ठीक है, कम करती है ताकि ज़्यादा मनी लोगों के हाथ में ना जाए, लोगों को कम एम्प्लॉयमेंट मिले, कम एक्टिविटीज़ हो और कम उनकी परचेजिंग पावर में एडिशन हो. एंड देन टैक्सेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. ठीक. देन वी हैव डन दिस क्वांटिटेटिव टूल्स में बैंक रेट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड या बैंक रेट इज इंक्रीज्ड. एक और ध्यान रखना है, जिस तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया हो कि व्हाट शुड बी डन, तो आपने आंसर में लाइन में शुड बी वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाना. यहाँ अगर लिखा जाता है ऐसे व्हाट इज डन बाय आरबीआई या बाय आगे गवर्नमेंट है कुछ भी है, व्हाट इज डन, तो फिर आपने प्रेजेंट टेंस में आंसर करना है. आरबीआई इंक्रीजेज बैंक रेट, आरबीआई इंक्रीजेज रेपो रेट, आरबीआई डज दिस और दैट प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, ये नहीं करना है कि प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा है और आप उसको शुड बी की फॉर्म में आप आंसर कर रहे हो. वो जब हम शुड भी लिखते हैं ना बेटे, उसका मतलब होता है कि हम सुजेशन दे रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जबकि पूछा ये नहीं है कि क्या करना चाहिए, पूछा ये कि क्या करते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, तो ये ख्याल रखना है जिस सेंस में क्वेश्चन इज आस्क्ड उसी लैंग्वेज में उसी टेंस में आपने क्वेश्चन को आंसर करना है. ठीक है, तो अब ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड व्हाट इज डन बाय सेंट्रल बैंक, बैंक रेट इज इंक्रीज्ड. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो सिक्योरिटीज हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड दे आर सोल्ड इन द मार्केट, देन बोथ दीज CRR and SLR, they both are known as legal reserve ratios, they are also increased. Repo rate is also increased, reverse repo rate is also increased. And coming to qualitative side, ये हम लोग कर चुके हैं. Margin requirements of loans, they are also increased. Credit rationing में specific sectors are abandoned from getting loans, means commercial banks are asked to restrict the flow of credit towards particular sectors where RBI does not want the credit to be given, तो उसको राशनिंग बोल देते हैं या कंट्रोल बोल देते हैं. एंड देन थर्ड एंड लास्ट वन वाज मॉरल सुएजन एंड एक होता है डायरेक्ट एक्शन. तो यहाँ डायरेक्ट एक्शन वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर मतलब इकट्ठा ही है. मॉरल सुएजन का मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है इट जस्ट गाइड्स द कमर्शियल बैंक्स टू एडहियर टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीआई इन ऑर्डर टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड. जैसे मैं आपको कहूँ कि बेटे मेरी बात को सुनो और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो. ठीक, तो इसको बोलेंगे मॉरल सुएजन. तो ऐसे ही आरबीआई गाइड्स द कमर्शियल बैंक्स कि भाई एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन है, हमने इसको चेक करना है, रोकना है, आप अपने लोन्स को थोड़ा कम रखो, लोगों के लिए लोन्स को महंगा करो, अडॉप्ट डिफरेंट वेज, कि मतलब उनको सिर्फ परसुएड किया जाता है, उनको समझाया जाता है. ठीक, दैट इज मॉरल सुएजन या परसुएशन भी इसको बोल देते हैं. परसुएड होता है किसी को समझाना, किसी को जोर दे के अपनी बात को कहना, दैट इज सुएजन और परसुएशन. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स आर आस्क्ड not to provide easy loans to people at less rate of interest. Rather, loans are to be made expensive by increasing the rate of interest. ये बात उनको समझाता कौन है? आरबीआई. ठीक, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन नहीं कहना है कि आरबीआई जी बैंक की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मली सारे ही बैंक्स फॉलो करते हैं गाइडलाइंस को जो भी आरबीआई उनको देता है. हमारे कंट्री में ऐसा अभी तक कोई केस नहीं हुआ है कि किसी कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की हो. तो नॉर्मली, बट ये एक एक्सट्रीम है कि अगर कोई नहीं माने तो ही एक्शन होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मली ऑल द बैंक्स दे ट्राई देयर बेस्ट टू फॉलो द गाइडलाइंस बिकॉज दे वांट टू रिमेन इन द सिस्टम. उसके बाहर तो कोई नहीं जाना चाहता है, तो इस करके सारे ही मानते हैं. तो इस करके डायरेक्ट एक्शन वाला पॉइंट देयर इज नो नीड टू राइट अबाउट दैट. ठीक है, नाउ कमिंग टू डिफ्लेशनरी डिमांड. अब डिफ्लेशनरी डिमांड में क्या होता है? डिफ्लेशनरी डिमांड is that situation when there is this aggregate demand is less as compared to aggregate supply corresponding to full employment level of equilibrium, right? अब उस केस में क्या होता है? उस केस में prices normally they come down, deflation होता है, prices कम होते हैं, employment का level कम होता है, as well as output level also that is also less. तो अब ये ऐसी situation है, आप इसको ऐसे सोचो कि कोई आदमी बीमार है ना, कई दिनों से, कई महीनों से बीमार है, तो अब उसको हमने हेल्दी करना है, उसको तंदुरुस्त करना है, स्वस्थ करना है. तो अब उसको क्या कहा जाएगा? अब उसको ये तो नहीं कह सकते कि एकदम कोई तेज मेडिसिन खा के जबरदस्त इंजेक्शन लगा के चलो जी अब मिल्खा सिंह की तरह भागना शुरू कर दो. ये तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है. पहले उस आदमी को थोड़ा टाइम, थोड़े दिन बढ़िया मेडिसिन, बढ़िया खाना पीना, उसकी डाइट अच्छी करके उसको एक नॉर्मल लेवल के ऊपर लाना पड़ेगा. उसकी हेल्थ को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा.
एक दिन में नहीं ठीक हो जाएगा, है ना। तो जैसे एक आदमी ठीक नहीं हो सकता है, तो ऐसे थिंक अबाउट इकोनॉमी जो ऐसी सिचुएशन में है विच इज गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन, रिसेशन चल रहा है ड्यू टू लेस एग्रीगेट डिमांड, और वो डे बाय डे अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो देन इकोनॉमी विल, ए डे विल कम व्हेन इकोनॉमी फाइंड्स इटसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। वे बिल्कुल ही मंदा हो गया, बड़ा ही घाटे का टाइम हो गया है, लोगों को बहुत नुकसान हो रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को। तो कंट्री की जो सिस्टम है, वेदर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, दे ट्राई देयर बेस्ट टू स्टॉप द इकोनॉमी टू गो इन द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं दे आर टेकन, दे आर स्टार्टेड, देयर इनिशिएशन इज डन इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन। जैसे ही ये रिसेशन शुरू होता है, आपको याद है ना 4 फेजेस होती हैं, बूम, उसके बाद रिसेशन, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद रिकवरी। तो हियर जो ये डेफिशिएंट डिमांड है, ये किस टाइम के बारे में है? दिस इज अबाउट रिसेशन, कमी होना, थोड़े थोड़े काम धंधे कम होना, प्रॉफिट कम होना, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होना। तो वही जब सिचुएशन आती है उसी समय ये एफर्ट्स कर लिए जाते हैं ताकि इकोनॉमी कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग इन द दिस प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब क्या किया जाता है उस समय, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आउटपुट प्राइस लेवल इज लेस, तो इनको इनकरेज करना है, लोगों को देनी है एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट को बढ़ाना है। और आउटपुट को बढ़ाने का मतलब काम मिलेगा तो ऑब्वियसली कुछ बनाएंगे ही, और उनके इनकम लेवल को इम्प्रूव करना है, और उनको चीप लिबरल लोन्स प्रोवाइड करने हैं, उनको लोन देने हैं, सस्ते लोन, चीप लोन, ताकि वो अपना काम में आगे इन्वेस्ट करें और कुछ करें, मतलब एक एनकरेजमेंट देनी है। तो इकोनॉमी के अंदर मॉनिटरी सिस्टम में लोगों को लोन्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए ये सारा कुछ जो किया जाता है, दे आर द मेजर्स। अब लेट अस सी, पहले कर लेते हैं गवर्नमेंट के मेजर्स। गवर्नमेंट इस मेजर्स को लेती है अपने अगेन बजट में ही प्रोवाइड करती है। अगेन मेजर्स दो ही हैं, इनको ही हमने देखना है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब अगर डिप्रेशन का टाइम है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर, कोई ना कोई नए काम, कोई ना कोई नए रोजगार, कोई ना कोई नई एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज़, कोई ऐसा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, कोई कंस्ट्रक्शन के काम, कुछ भी, कोई भी ऐसे काम स्टार्ट करती है गवर्नमेंट कि ताकि लोगों को इनकरेजमेंट हो। जैसे अभी आपने कई बार सुना होगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा लोन्स, ये सारे काम क्या करती है गवर्नमेंट, ये है कि लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन मिले, गवर्नमेंट अपने पास से भी खर्च करती है, लोगों को हेल्प करती है ताकि लोग काम शुरू करें, अपना कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट करें। एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो मार्केट में जाके डिमांड करेंगे, ठीक है, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज टू बी इंक्रीज्ड। तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है, अपने खर्चे को बढ़ाती है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़ के ऊपर। अब उसके बाद है सेकंड इज टैक्सेस। अब आप सोच के बताइए, ऑलरेडी लोगों के पास इनकम लेवल कम है, काम भी कम है, तो इस केस में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ड्यूरिंग, जैसे एक्सेस में तो बढ़ा देते हैं, अब इसका रिवर्स है, ड्यूरिंग दिस डेफिशिएंट डिमांड के केस में टैक्सेस आर रिड्यूस्ड। कई टैक्सेस को छोड़ भी दिया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा, नॉर्मली होता नहीं है बट ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि टैक्सेस को छोड़ा भी जा सकता है, या नॉर्मली व्हाट इज़ डन, टैक्स रेट इज़ रिड्यूस्ड। अगर किसी काम पे, इनकम पे पहले मान लो 10% टैक्स गवर्नमेंट ने लगा के रखा हुआ है, अब उसको मान लो 6% कर देते हैं या 7% कर देते हैं, तो एग्जिस्टिंग टैक्सेस के रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि लोगों के पास वो पैसे बच जाएं और वो उसको मार्केट में जाके अपना कंजम्पशन करें, अपना खर्च करें, कुछ ना कुछ उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंक्रीज्ड एंड टैक्सेस आर रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू चेक दिस प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। दीज आर टू रिलेटेड टू गवर्नमेंट साइड। नाउ कमिंग टू मॉनिटरी साइड, अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का रोल इज मोर। तो आरबीआई इस केस में इट डिसाइड्स टू encourage the loans to the people, उनको देनी है लोन। तो अब आप सोच के देखो, लोन देने हैं, इसका मतलब लोग कब जाएंगे लोन लेने के लिए, when they find less interest rate। आप और मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं हमें लोन दे सकता है, बट एक ऑफर कर सकता है कि ठीक है भी, अगर आप लोन लोगे तो हम कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब डिसाइड हमने ही करना है कि हमने जाके लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये अपने इंटरेस्ट को कम कर देता है। तो जब सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट को कम करता है तो कमर्शियल बैंक भी सेम वे में बिहेव करते हैं, वो भी पब्लिक के लिए लोन्स के इंटरेस्ट को कम करते हैं। नाउ लेट अस सी वन बाय वन हाउ इज इट डन। फर्स्ट इज, टूल्स सेम ही है, फर्स्ट इज बैंक रेट। Now bank rate, as I told earlier,
that interest rate which is charged by central bank from commercial banks when central bank lends loans to the commercial banks. तो बैंक रेट को वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं. जब बैंक रेट रिड्यूस होती है, अब दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स को आराम से इजीली लोन मिल रहा है फ्रॉम आरबीआई, तो आगे वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो रिड्यूस देयर इंटरेस्ट रेट फॉर द ऑर्डिनरी पब्लिक. तो आम लोगों के लिए भी इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है, उनको अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है आ जाओ आप लोन लो, आपको बड़े आराम से कम इंटरेस्ट पे भी मिलेगा. तो उस केस में नाउ वी नो द बिहेवियर ऑफ बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, वो खुश होते हैं कि ठीक है हमें सस्ता लोन मिल रहा है तो ले लेते हैं, काम में लगाते हैं. ठीक है, तो उनको चीप लोन इज प्रोवाइडेड बाय रिड्यूसिंग द बैंक रेट. सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन में मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो जब हमने एक्सेस वाला केस किया था तो इन दैट वी हैव सेड कि जो सिक्योरिटीज हैं दे आर सोल्ड, मतलब सिक्योरिटी के पेपर दे दिए कमर्शियल बैंकों को, बदले में उनसे मनी ले लिया. ठीक है, अब क्या होगा, नाउ डेफिशिएंट डिमांड है, अब कमर्शियल बैंक्स को पैसे देने हैं आरबीआई ने, तो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट परचेजिंग द सिक्योरिटीज. जैसे मैंने आपको कोई चीज़ दी हुई है, ठीक है, तो जब दी थी तो आपसे मैंने पैसे ले लिए, आपके पैसे को रिड्यूस करना था तो मैंने मनी ले लिया, एक सर्टिफिकेट आपको पकड़ा दिया. अब मैं चाहती हूँ कि आपको मैं पैसे दूँ, तो कैसे दूंगी, मैं कहूँगी चलो जी अपनी जो सिक्योरिटीज़ आपने खरीद के रखी हुई थी अब मैं वापस उसको परचेज करती हूँ, तो मैं आपसे वो सर्टिफिकेट वापस लूँगी, आपको बदले में मनी दे दूँगी. तो सेम थिंग इज़ डन. आरबीआई क्या करता है, इट स्टार्ट्स परचेजिंग द सिक्योरिटीज़. तो जब सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं तो कमर्शियल बैंकों को जो सिक्योरिटी का पेपर दिया हुआ था दैट इज़ टेकन बैक, और उसके बदले में जो भी ड्यू अमाउंट बनता था, जो भी डिसाइड हुआ था, वो पैसे उनको दिए जाते हैं. रीज़न सिर्फ ये होता है कि उनके पास मनी को इंक्रीज़ करना है. कमर्शियल बैंक्स के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इट्स टू बी इंक्रीज्ड, ताकि उनके पास ज़्यादा मनी बचे और वो ज़्यादा मनी आगे लोगों को लोन के तौर पे दे सके. ठीक है, सो सिक्योरिटीज आर परचेज्ड इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. नेक्स्ट इज बोथ दीज लीगल रिजर्व रेशियोज. तो CRR का मतलब होता है वो अमाउंट जो सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है कमर्शियल बैंक्स ने, तो CRR इज रिड्यूस्ड. पहले अगर आरबीआई ज़्यादा अमाउंट रखता है अपने पास, ज़्यादा परसेंटेज, नाउ इट इज़ रिड्यूस्ड. रिड्यूस करने का मतलब नाउ कमर्शियल बैंक्स विल बी लेफ्ट विद मोर मनी इन देयर हैंड्स, उनके पास ज़्यादा बचाएंगे. आपको मैं कहूँ कि अपने टोटल इनकम का मुझे 40% दो, आपकी इनकम है 100 रुपीज़, आपने 40 रुपये मेरे पास डिपॉजिट करवा दिए. ठीक, मैं आपको ज़्यादा पैसे खर्चने से रोकना चाहती थी तो मैंने 40 रुपीज़ रख लिए. अब मैं आपको चाहती हूँ कि आप खर्च करो, तो मैं आपको कहूँ कि नहीं जी अब आप अपने टोटल इनकम का मुझे 20% दो. इसका मतलब अपनी 100 रुपये की इनकम में से आप 20 रुपीज़ मेरे पास रखो. दैट मीन्स अब आपके पास 80 रुपीज़ बच गए. पहले 60 बच रहे थे, अब 80 बच गए. अब आप 80 रुपीज़ अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो, है ना. तो सेम थिंग इज डन हियर. सेंट्रल बैंक क्या कहता है, इट आस्क्स द कमर्शियल बैंक्स, इट रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो, उनके पास से थोड़ा मनी अपने पास रखता है, बाकी उन्हीं के पास रह जाता है. उन्हीं के पास रहने का मतलब अब वो आम लोगों को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं कम इंटरेस्ट के ऊपर. सेम वे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या करते हैं, इसका मतलब होता है दैट मनी, दैट परसेंटेज ऑफ मनी विच कमर्शियल बैंक्स दे हैव टू रिटेन विद देमसेल्व्स एवरी टाइम, अपने पास रखना होता है. तो पहले आरबीआई जब एक्सेस डिमांड के केस में SLR को कहते हैं ज़्यादा रखो, अपने पास बचा के ज़्यादा रखो. तो अब क्या इसका रिवर्स, अब कहते हैं कि SLR को कम कर दिया जाता है, कि अपने पास मान लो पहले 40 रुपीज़ रखते हैं, अब कहते हैं 30 रखो, तो नाउ 70 रुपीज़ आर लेफ्ट. तो इसको भी कम करने का मतलब कि कमर्शियल बैंक्स का जो मनी तो उसने अपने पास रखना ही है वो तो ठीक है, बाकी का मनी बच जाता है फॉर लैंडिंग लोन्स टू ऑर्डिनरी पीपल. तो ये SLR भी कम कर दी जाती है. बोथ आर रिड्यूस्ड. देन रेपो रेट. रेपो रेट सेम मीनिंग एज द मीनिंग ऑफ बैंक रेट. अगेन जो इंटरेस्ट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, बट फॉर ए लैंडिंग ऑफ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए. तो रेपो रेट इज ऑल्सो डिक्रीज्ड, रिड्यूस्ड, इसको भी कम कर देते हैं ताकि कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े सेंट्रल बैंक को, और वो अपना पैसा लोगों को लोन पे के तौर पे दे सके. सो रेपो रेट इज ऑल्सो डिमिनिश्ड और डिक्रीज्ड. लास्ट इज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है व्हेन आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और बदले में जो इंटरेस्ट उनको देता है. ठीक, तो अब क्या है, अब करना क्या है, आरबीआई ने ज़्यादा रखना है अपना मनी कमर्शियल बैंक्स के पास, तो क्या करना चाहिए, बोरोइंग के ऊपर उसको कम इंटरेस्ट ऑफर करना चाहिए.
कि कमर्शियल बैंक्स को कोई फ़ायदा ही ना लगे लोन देने के लिए सेंट्रल बैंक को, उनको लगे कि क्या फ़ायदा, इंटरेस्ट तो कुछ मिल नहीं रहा। तो जब वो लोन नहीं देंगे तो इसका मतलब अब उनके पास अपने पास ज़्यादा मनी बचा रहेगा टू लेंड टू पीपल। मतलब वो कंपेयर करते हैं कि अगर आरबीआई को लोन दे तो कम इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आम लोगों को लोन दे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है, जो ये रिवर्स रेपो रेट है इसको रिड्यूस कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई को लोन देना कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे, उसके अपने पास ही पैसे बचे रहें। ठीक, तो अब क्या मीनिंग हो गया इन सब का, अब ध्यान से देखो, सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन को छोड़ के रेस्ट ऑल द थिंग्स आर डिक्रीज।